प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हुए शामिल, दी श्रद्धांजलि। पीएम ने आबे को भारत जापान मैत्री में हमेशा विश्वास रखने वाला महान नेता बताया। पीएम मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। देश में रोजगार के अवसरों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। पिछले एक वर्ष में 9 चुनिंदा सेक्टरों में बढ़ा 10 लाख रोजगार। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर पर रिपोर्ट जारी। अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों में बढ़ रहा है रोजगार। अनुमानित रोजगार तीसरी तिमाही के 3.14 करोड़ से बढ़कर चौथी तिमाही में 3.18 करोड़ हुआ। संदिग्ध और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर की छापेमारी। 8 राज्यों में संगठन से जुड़े संदिग्ध लोगों को लिया गया हिरासत में। एजेंसियों ने कहा, कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में मिले देश विरोधी दस्तावेज। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। अदालत ने उद्धव ठाकरे के असली शिवसेना तय करने पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर रोक लगाने से किया इनकार। असली शिवसेना को लेकर शिंदे और उद्धव गुट में तनाव बरकरार। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में की संयुक्त प्रेस वार्ता। जयशंकर ने कहा, हमने अपने राजनीतिक समन्वय, महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों और वैश्विक चुनौतियों पर सहयोग पर आकलन का आदान प्रदान किया। तो वहीं ब्लिंकन ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर दिया जोर। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार आयोजन में शिरकत की। पीएम मोदी ने अपने संदेश में आबे के साथ रिश्तों को याद कर इसे एक अपूरणीय क्षति करार दिया। उन्होंने दिवंगत आबे की पत्नी से भी मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। टोक्यो में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का राजकीय अंतिम संस्कार का आयोजन। दुनिया के 48 देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रतिनिधि और नेता शोक संवेदना जताने और आखिरी विदाई देने टोक्यो पहुंचे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने भारत की ओर से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के लिए शोक व्यक्त किया। जापान आने के बाद मैं अपने आप को ज़्यादा शोकातुर अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया तब आबे शान से बहुत लंबी बातें हुई थी और कभी सोचा ही नहीं था कि जाने के बाद ऐसी खबर सुनने के नौबत आएगी। टोक्यो के बुडोकॉन में इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिंजो आबे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिंजो आबे की 8 जुलाई को जापान में ही एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत के साथ सहज लगाव और वैश्विक बहुउद्देशीय मंचों पर साझेदारी जग जाहिर था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे का आपसी विश्वास भी एक राजनयिक कूटनीतिक रिश्तों से आगे था। दोनों नेताओं की आपसी समझ साझेदारी की वजह से ही दोनों देशों के रिश्ते 2+2 तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी चाहे जापान दौरे पर गए हों या फिर शिंजो आबे भारत के दौरे पर आए हों, दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच जो सहजता, विश्वास और आत्मीयता दिखी, उसका असर भारत जापान के रिश्तों पर भी दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच जारी रणनीतिक, आर्थिक और वैश्विक साझेदारी के साथ ही सांस्कृतिक रिश्तों को भी नए आयाम मिले। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने जहां राजकीय अंतिम संस्कार में शिरकत की, तो वहीं उन्होंने दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पत्नी आकी आबे से भी मुलाकात कर शोक जताया। जापान से अरुण शर्मा और रवि धीमान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
तो प्रधानमंत्री ने अपने दोस्त को ये श्रद्धांजलि दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा से टोक्यो में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने में जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के योगदान को याद किया। दोनों नेताओं ने रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में काम करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। जापान के दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने समकक्ष फुमियो किशिदा से द्विपक्षीय मुलाकात की। टोक्यो में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान भारत जापान रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने में दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया गया। पीएम मोदी और पीएम किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत और व्यापक करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते रहने की बात कही। इस अवसर पर पीएम मोदी ने भारत जापान साझेदारी को मजबूत करने और एक मुक्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के नजरिए को आगे बढ़ाने में जापान के पूर्व पीएम दिवंगत शिंजो आबे के योगदान को याद किया। भारत और जापान के संबंधों को नई ऊंचाई पर भी ले गए और बहुत क्षेत्रों में उसका विस्तार भी किया और हमारी दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, भारत और जापान की दोस्ती ने। और इन सब के लिए आज भारत की जनता आबे शान को बहुत याद करती है, जापान को बहुत याद करती है। भारत एक प्रकार से आबे शान को मिस कर रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत जापान संबंध और अधिक गहरे होंगे और अधिक ऊंचाइयों को पार करेंगे और हम विश्व में समस्याओं के समाधान में एक उचित भूमिका निभाने के लिए समर्थ बनेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने दिवंगत शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जापान आने पर पीएम मोदी का आभार जताया। जापानी प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि वो भारत जापान रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में सहयोग करते रहेंगे। स्वर्गीय आबे शिंजो के राजकीय शोक सभा के लिए आने पर धन्यवाद। इसके अलावा पूरे भारत में एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक रखे जाने पर भी धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी, आपने पूर्व प्रधानमंत्री आबे के साथ जापान भारत संबंध को नए स्तर तक पहुंचाया। ऐसे राजनयिक उपलब्धियों को और आगे बढ़ाते हुए मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत को साकार करने के लिए मैं आपके साथ निकट सहयोग करता रहूंगा। वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने भारत जापान विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समूहों और संस्थानों में मिलकर काम करते रहने की बात भी कही। टोक्यो में रवि धीमान और अरुण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर विदेश मंत्री की अमेरिका यात्रा से जुड़ी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय, आर्थिक, तकनीकी सुरक्षा सभी घनिष्ठ सहयोग से बढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि साथ ही अमेरिका हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गहरी दिलचस्पी दिखा रहा है और हम यह पता लगाएंगे कि हमारी साझेदारी का विस्तार करने के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। When it comes to critical and emerging technologies, we both see the value of expanding trusted research. Our national security, our economic security, our technology security are all enhanced by closer collaboration. It is also in our mutual interest to facilitate the development and mobility of talent. We agreed that impediments in this regard should be addressed. There is a keen interest in India's national education policy, and we will explore how that can best serve to expand our partnership.
और वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के तरीकों के बारे में बात की। भारत दिसंबर में यूएनएससी में अध्यक्षता करने और अगले साल G20 में अध्यक्षता करने के साथ ही अधिक वैश्विक सहयोग और कार्रवाई को एक साथ चलाने में सक्षम होगा। The U.S. is India's largest trading partner, with $157 billion last year in bilateral trade. We're India's largest source of foreign direct investment, with a diverse range of U.S. companies investing $45 billion in India: Google, Microsoft, Whirlpool, Boeing, GE, and I could go on. But we see more room to grow, and to do it in a way that creates jobs for workers in both of our countries. The U.S.-India Commercial Dialogue, the U.S.-India CEO Forum will give us more opportunities to do that in the months ahead. So these are just some of the ways, multilaterally, regionally, bilaterally, that we're bringing this close relationship between India and the United States even closer together. And with India holding the presidency of the Security Council in December and taking over the presidency of the G20 next year, we'll be able to drive more concerted global cooperation and action together. रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। अफगानिस्तान पर यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने जोर देते हुए कहा कि अफगानिस्तान के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा की तरह हमारी ऐतिहासिक दोस्ती और अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारे विशेष संबंधों पर आधारित है। उन्होंने साथ ही हाल ही में अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के बारे में भी जानकारी दी। Our approach to Afghanistan, as always, will be guided by our historical friendship and our special relationship with the people of Afghanistan. India is deeply concerned at the unfolding humanitarian situation in Afghanistan. In response to the needs of the Afghan people, as well as to the urgent appeals made by the United Nations, India has in last months dispatched several shipments of humanitarian assistance to Afghanistan, consisting of 40,000 metric tons of wheat, 36 tons of essential medicines, 5 lakh doses of COVID vaccines, and 28 tons of disaster relief aid. और अब बात राष्ट्रपति के कर्नाटक दौरे की, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिनों के दौरे पर इस समय कर्नाटक में हैं। आज उन्होंने कई विकास कार्यों की शुरुआत की तो कई अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया तो सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भी वो मंगलवार को शामिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में दक्षिणी क्षेत्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की आधारशिला भी रखी। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में क्रायोजेनिक इंजन का स्वदेश में निर्माण करने वाला 6ठा देश बन गया है। राष्ट्रपति ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भूमिका की सराहना की। Indian Space Research Organization has been the pride of the nation. When this institution started operations in the 1960s, India was still a young republic facing challenges of severe poverty and illiteracy. But the potential which we held was immense. The rapid pace with which ISRO has grown caught the attention of even the most advanced and technologically developed countries. Sincere efforts and dedication of ISRO has made India emerge as only the 6th country in the world to have क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। वहीं अपने इस अहम दौरे के अन्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सेंट जोसेफ विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल हुईं। छात्रों को अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने शिक्षा से सामाजिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण कारक बताया। उन्होंने कहा कि देश निर्माण और देश का विकास केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। एजुकेशन इज द मोस्ट important means for social transformation. Our universities have to play the role of change agents. It is the responsibility of educational institutions
to train and equip the students in such a way that they are prepared for the demands of the future. In short, the students have to be made future ready. राष्ट्रपति का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का देश में किसी भी राज्य का यह पहला दौरा है। वहीं राष्ट्रपति के इस दौरे से कर्नाटक में विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ है, जो कि राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। 22 सितंबर को 15 राज्यों में करीब 100 जगहों पर एनआईए और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर जो छापेमारी की थी, उसके बाद मंगलवार को फिर से 8 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की गई। पहले की गई कार्रवाई में ईडी और एनआईए को जो जानकारी मिली थी, उसकी खुफिया सूचना केंद्रीय एजेंसी ने राज्यों के साथ साझा की थी और उसी के आधार पर 8 राज्यों में करीब 200 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और असम में राज्य पुलिस, एटीएस और एसटीएफ की छापेमारी के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। पीएफआई पर लंबे समय से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने और देश का माहौल खराब करने को लेकर आरोप लगते रहे हैं। मंगलवार को ही छापेमारी में भी तमाम ऐसे दस्तावेज मिले हैं और कई देश विरोधी सबूत भी मिले हैं। और आर्थिक मोर्चे से एक अच्छी खबर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के चौथे दौर की रिपोर्ट जारी की। चौथी तिमाही की रिपोर्ट जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के चुने हुए क्षेत्रों में रोजगार में बढ़ोतरी के रुझान दिख रहे हैं। अनुमानित रोजगार तीसरी तिमाही के 3.14 करोड़ से बढ़कर चौथी तिमाही में 3.18 करोड़ हो गए हैं। यहां इस बात का जिक्र करना महत्वपूर्ण है कि छठी आर्थिक गणना में सामूहिक रूप से लिए गए 9 चुने हुए क्षेत्रों में कुल रोजगार 2.37 करोड़ दर्ज किया गया था। वित्तीय सेवाओं में स्वरोजगार में महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। एग्रीकल्चर के अतिरिक्त 9 क्षेत्र हैं, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग है, आईटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, ट्रेड है, हॉस्पिटैलिटी है। इन सब क्षेत्रों में डिमांड कितनी बड़ी है। और ये सर्वे इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे है जो संस्थागत रूप से 10 और उससे ज्यादा जहां पर एम्प्लॉय है। सो ये अर्थव्यवस्था के एक भाग का सर्वे है और उसका ट्रेंड ये दर्शाता है कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड सर्वे में भी रोजगार में वृद्धि हो रही है। और अब बात शिवसेना पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। उद्धव ठाकरे गुट की मांग थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई ना करे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पार्टी के चुनाव चिन्ह तय करने को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी है। उद्धव ठाकरे कैंप ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन संविधान पीठ ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई पर रोक से इनकार कर दिया। शिंदे ग्रुप ने चुनाव आयोग के सामने असल शिवसेना होने का दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे और अंतिम दिन विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अमित शाह ने सुबह 750 बिस्तरों वाले एक आधुनिक अस्पताल की आधारशिला रखी। यह अस्पताल गांधीनगर के कलोल कस्बे के KRIC कॉलेज परिसर में बनाया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से यहां के लोगों को काफी सुविधा होगी। और उसके बाद अमित शाह ने गांधीनगर के रूपाल में रूपाल वरदायिनी माता मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने रूपाल वरदायिनी माता की पूजा अर्चना की और नवनिर्मित स्वर्ण गर्भगृह के उद्घाटन समारोह में भी वो शामिल हुए। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने गांधीनगर महानगर पालिका द्वारा निर्मित सेक्टर 15 के पास G4 रोड पर नवनिर्मित अंडरपास का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी के साथ साथ ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी।
और वहीं एक अन्य कार्यक्रम में अमित शाह ने लेकावाड़ा में गुजरात तकनीकी विश्वविद्यालय के नए भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि शिक्षा के बाद अगर कार्य करने का अवसर नहीं मिलता तो ऐसी शिक्षा का फायदा नहीं होता। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज न केवल देश आर्थिक रूप से सक्षम बन रहा है, बल्कि आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आपकी शिक्षा का माहौल नहीं होगा, इसका उपयोग का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो आप पढ़कर क्या करोगे बताओ? कर सकते हो कुछ? अरे चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। आपके भविष्य के लिए मोदी जी ने अनेक संभावनाएं तराश कर रखी है। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, भाइयों बहनों मेरी बात ध्यान से सुनना। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, हमारा देश दुनिया की इकोनॉमी के टेबल में 11वें नंबर पर था, मगर वो 11 नंबर छोड़कर गए। मोदी जी ने 8 साल में 11 नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को भारतीय रक्षा उद्योग के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने रक्षा उद्योग के लोगों से अत्याधुनिक लागत प्रभावी उत्पादों और प्रौद्योगिकियों की पहचान करके निर्माण करने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रयास से पीएम मोदी के विजन वाले नए भारत का निर्माण होगा। आज हमारे देश में वह सब कुछ उपलब्ध है जो किसी डिफेंस कंपनी की नर्चरिंग और उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। वह चाहे पॉलिसीज की बात हो, इन्वायरमेंट की बात हो, गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात हो, यानी हर दृष्टि से भारत में पिछले कुछ समय में डिफेंस कंपनीज के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना है। और इस राह में प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका हो सकती है, इसे हमारी सरकार ने आज नहीं 20 साल पहले जान लिया था और समझ लिया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हिमाचल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएं। साथ ही उन्होंने तपेदिक मुक्त हिमाचल बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मैं अनुरोध करता हूं सीएमओ साहब, हमारी बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी है, व्यापारी भी है जो आगे आ सकते हैं। जितने टीबी के पेशेंट जिला हमीरपुर में है, आप सबको सूचीबद्ध करके किसी न किसी के साथ जोड़िए, कोई ना कोई उनको गोद ले। जिनको कोई गोद नहीं लेगा उसको अनुराग ठाकुर गोद लेने के लिए तैयार है, ताकि हम अगले 1 साल के अंदर टीबी मुक्त हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर को भी करने का काम करें। हमें प्रयास करना है। हिमाचल ने तो 2021 का लक्ष्य रखा था, लेकिन 2022 तक भी टीबी मुक्त नहीं हो पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रयासों में कमी है। कोविड की तरफ सबका ध्यान चलेगा, कोविड से बाहर निकलने का काम हुआ। आइए टीबी मुक्त हिमाचल प्रदेश भी करें, जैसा पेंडेमिक के समय आपने काम किया। आपने वैक्सीन पहुंचाई भी, लगाई भी, और हिमाचल प्रदेश नंबर 1 वैक्सीन लगाने में आया। इसके लिए भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई इसके लिए देना चाहता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार के साथ खैबर पख्तूनख्वा में 20 अगस्त को सिख युवती के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का मुद्दा गंभीरता से उठाया है। विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को एक जवाब में इसकी जानकारी दी। इसमें जयशंकर ने कहा कि केंद्र ने भयावह और निंदनीय घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे कहा कि भारत ने अपेक्षा जताई है कि पाकिस्तान सरकार ईमानदारी से इस मामले की जांच करेगी और इस घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेगी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में टीम ने गांधीनगर में स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। इसके अलावा राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की गई। बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। The state has 33 districts और state's population is roughly 6 crores on the basis of 2011 census.
एंड गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 12 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है और राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में, जिसमें से 17 SC और 23 ST/SCs हैं, के लिए चुनाव होना ड्यू है। भारत निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त मीन्स एब्सोल्युटली इंड्यूसमेंट फ्री तरीके से विधानसभा का आगामी चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने समय की मशहूर फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इसके बारे में जानकारी साझा की। 60 और 70 के दशक में आशा पारेख ने अपने अभिनय से फिल्मी दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी थी। उनके नृत्य की शैली को भी खास तौर पर लोकप्रियता मिली थी। आशा पारेख ने कम आयु में ही फिल्म अभिनय जगत में कदम रख दिया था। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। 60 और 70 के दशक की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी अदायगी और नृत्य से दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। वो अदाकारा जिन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर कलर सिनेमा पर अपना दबदबा कायम रखा। 2 अक्टूबर 1942 को जन्मी आशा पारेख ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार फिल्म मां से की थी। साल 1959 में आई निर्देशक नासिर हुसैन की फिल्म दिल दे के देखो आशा पारेख के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और इसके बाद तो आशा पारेख ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। जब प्यार किसी से होता है, फिर वही दिल लाया हूँ, तीसरी मंजिल, मेरे सनम और दो बदन, ये तमाम फिल्में उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। उस दौर के सभी बड़े हीरोज के साथ आशा पारेख की जोड़ी बेहद सफल रही, चाहे शम्मी कपूर हो, देवानंद, धर्मेंद्र या फिर सुपरस्टार राजेश खन्ना। 1971 में आई फिल्म कटी पतंग के लिए आशा पारेख को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आशा पारेख सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वहीं 1942 में उन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री के सम्मान से नवाजा गया। इस साल उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ इस समाचार बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।